Welcome everyone. In this lecture, we'll be starting with the derivation trees or parse trees. अभी हमें डिस्कस करना है parse tree भी बोलते हैं या फिर derivation trees भी बोलते हैं. These are very important concepts when we talk about CFG and specifically compilers, right? तो basically parse tree होता क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डेरिवेशन. So what is the derivation? So whenever we start generating the strings. So a derivation is actually one of the strings, right? That is generated from a context-free grammar. है ना? So we may have multiple derivations possible. Parse tree या derivation tree क्या होता है? That is a way of representing any derivation, right? With the help of a tree, basically we'll be representing the derivation. और ये कहाँ पे help करता है? Basically, it is very helpful when we talk about the ambiguity. तो CFG में जब हम ambiguity find out करनी होती है, so this parse tree or derivation tree is going to be very helpful, right? तो ये basically क्या है? You can think of it like a kind of data structure to represent a source program when we talk about the compilers, right? तो ambiguity find out करने में हम इसे use करेंगे. सबसे पहले rules क्या है किसी भी derivation tree को बनाने के? तो सबसे पहले जो हमारा start symbol है, जो भी हमारी CFG गिवन है उसमें जो भी स्टार्टिंग सिंबल है तो जनरली वो होता है S. तो रूट को हम क्या लेते हैं? रूट इज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बी द स्टार्ट सिंबल. तो जो हमारा S होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रूट ऑफ द ट्री. ठीक है. देन जो हमारी इंटरनल नोड्स हैं तो रूट हमारा क्या हो गया? S हो गया स्टार्टिंग वेरिएबल. फिर जो रूट के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे सेट ऑफ वेरिएबल्स में दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नोड्स. तो हमारी इंटरनल नोड्स जो होंगी या नॉन लीफ नोड हम कह सकते हैं. इंटरनल नोड्स क्या रिप्रेजेंट करेगी? हमारे वेरिएबल्स, राइट. और उसके बाद तीसरा क्या होता है? लीफ नोड्स. तो लीफ नोड हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगी? बेसिकली लीफ नोड के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लीफ नोड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे टर्मिनल्स. ठीक है. टर्मिनल सिंबल जो होंगे और इवन एप्सिलॉन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ देयर इज एप्सिलॉन इन एनी प्रोडक्शन. तो टर्मिनल ओब्लिक एप्सिलॉन. तो हमें पता है एप्सिलॉन को हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लैम्डा भी लिखते हैं. देन एक चीज हमें और ध्यान रखनी है. लेट सपोज हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन है समथिंग लाइक एस जनरेट ए कैपिटल ए स्मॉल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. तो एस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द पेरेंट नोड. अब ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना होगा. दैट मीन्स दिस ए टर्मिनल ए इज गोइंग टू बी द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड. दिस वेरिएबल ए इज गोइंग टू बी द सेकंड चाइल्ड फ्रॉम द लेफ्ट. And this small b यानी terminal b is going to be the rightmost child. This order we have to maintain. Okay. तो लीफ नोड हो गई. एक चीज और हमें देखनी है. वी नीड टू रिमेम्बर वन थिंग दैट जो हमारी एप्सिलॉन है, राइट, जो नल है उसका कोई भी सिबलिंग नहीं होगा. जैसे अगर मैं कहूँ एस जनरेट समथिंग लाइक ए बी, तो यहाँ पे a is the sibling of b or you can say a and b are the siblings, right? So you will have something like this. S generate A, left child हो गया A और right child हो गया terminal B. तो लेकिन एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का कभी भी कोई भी सिबलिंग नहीं होगा. So this thing we need to remember. Okay. Now let's take one example. Again we are taking the same grammar. So language is A to the power n, B to the power n, where n is greater than equals to 1. इसकी ग्रामर क्या होगी? S generate ASB. दूसरी प्रोडक्शन क्या होगी? एस जनरेट ए बी. सो लेट अस कॉल इट प्रोडक्शन 1 एंड प्रोडक्शन 2. ठीक है. नाउ वन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर कैन बी, वन ऑफ द डेरिवेशन कैन बी स्ट्रिंग जो जनरेट होगी. इट मे बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी,
ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन के लिए वी कैन हैव डेरिवेशन ट्रीज लाइक, देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, एस, एस विल गिव अस ए एस बी, राइट, we are using production number 1, then again we are using production number 1, so again it will have a s and b, right, and then we can use production number 2, so we may have s generate a b, ठीक है। so this is basically, this tree is the representation for this particular derivation। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, एक और टर्म आती है, दैट इज yield of a derivation tree, this is very common term, yield of a derivation tree। यील्ड बेसिकली क्या होता है, आप जिस डेरिवेशन के लिए ट्री बना रहे हो, दैट इज एक्चुअली द यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन ट्री। तो यील्ड हमें कैसे मिलती है कि अगर हम लीफ नोड्स को लेफ्ट से राइट रीड करें एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, दैट मींस हमें एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं करना है, तो लेफ्ट से राइट अगर मैं रीड करूं तो क्या आएगा, आई विल हैव दिस ए, ना लेफ्ट से चलना है, तो आई विल हैव दिस ए, देन अगेन ए, देन बी, बी एंड बी, so I'll have triple A and triple B। तो ये इस डेरिवेशन ट्री की यील्ड क्या हो गई, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो आप ये कह सकते हो कि जिस डेरिवेशन के लिए आपने ये ट्री बनाया है, ये ट्री जिस डेरिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वही इसकी यील्ड होगी, और वहां पे हमें एप्सिलॉन को एक्सक्लूड करना है। ओके, तो ये होता है हमारा डेरिवेशन ट्री। अब डेरिवेशन ट्री कहाँ पे हेल्पफुल है, मैंने पहले ही बताया है कि दिस डेरिवेशन ट्री इज वेरी हेल्पफुल व्हेन वी टॉक अबाउट द finding the ambiguity in a CFG। Let us take one more example. So we are having a grammar that is S generate A B B, A generate, there is another production A capital B, then small b, B generate B terminal B terminal B, variable A terminal A, and A generate epsilon। Now, what kind of questions are generally asked? So, question may be like you may need to draw a derivation tree for a given derivation. That can be one of the question. Other question may be like uh, you may be using this derivation tree to find the ambiguity in the given CFG, right? आपको पता करना है कि ये CFG ambiguous है या नहीं, तो उसके लिए भी हम derivation tree को use करते हैं। Now let us see how we can draw the derivation trees। तो सपोज हमें स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से स्ट्रिंग इज, जो डेरिवेशन है जिसके लिए हमें ट्री बनाना है, दैट इज ए ट्रिपल बी, ए बी बी, देन ए बी ए, राइट। सबसे पहले जब मैं डेरिवेशन ट्री बनाना स्टार्ट करूंगा, तो इनिशियली देखो मेरे पास चॉइस नहीं है, आई हैव टू स्टार्ट विद द एस, कैपिटल एस है ना, वही स्टार्टिंग वेरिएबल है। तो एस से मैंने स्टार्ट किया और एस की एक ही प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। आई टेक ए बी, ध्यान रखना है ऑर्डर का है ना, ए बी बी, राइट। तो यहाँ पे आप देखते जाओ कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ए बी, अगर मैं यील्ड की बात करूँ। अब हम बी से देखते हैं, बी में भी एक ही प्रोडक्शन है हमारे पास, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है। तो आई हैव बी, देन बी, देन ए एंड ए, ठीक है, राइट। तो व्हाट वी हैव कवर्ड, ए कवर कर लिया है मैंने, बी बी बी, यानी ए ट्रिपल बी इधर से कवर हो चुका है। और अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो यहाँ पे ये वाला ए कवर हो चुका है, बट स्टिल दिस पोर्शन इज लेफ्ट। अब ए में मेरे पास दो चॉइस है, सो आई कैन गो विद द, इफ आई नंबर दीज प्रोडक्शन, सो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ विद प्रोडक्शन 4, तो क्या होगा, आई नॉट बी एबल टू गेट दिस, आई नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट दिस। लेकिन अभी मुझे ये भी रिप्रेजेंट करना है,
So I'll go with production number 2. तो मैं यहाँ पे फिर से प्रोडक्शन नंबर 2 के साथ गया. So it will be A, then A, then capital B and small b. है ना. बेसिकली हमें करना क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना था इस डेरिवेशन को. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर टारगेट. अब देखो यहाँ पे ए ट्रिपल बी मैंने पहले ही कवर कर लिया था. अब ये दो ए भी कवर हो गए. दैट मीन्स ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया है. और इधर से देखो तो ये ए कवर हुआ था. अब इसके साथ एक बी भी कवर हो चुका है. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑल्सो कवर्ड, बट स्टिल आई हैव बी बी ए. ये मुझे अभी और रिप्रेजेंट करना है. तो बी में मैं क्या करूंगा, आई बी में कोई चॉइस नहीं है मेरे पास. सो आई हैव टू गो विद बी प्रोडक्शन नंबर 3, बी बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. राइट. अब इधर से आप देखो तो ये बी बी भी कवर हो चुका है यहाँ. और राइट हैंड साइड में ये ए भी कवर हो चुका है. दैट मीन्स आई हैव कवर्ड ऑल द रिक्वायर्ड सिंबल्स. सो आई कैन नाउ टर्मिनेट दिस. तो आई गो विद प्रोडक्शन नंबर 4 और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा. आप देख सकते हो कि इस ट्री का यील्ड क्या है. द रिक्वायर्ड डेरिवेशन इज द यील्ड ऑफ द दिस डेरिवेशन ट्री. So this is how we draw the derivation tree, and that is this is just a representation for the different derivations, and this is a kind of data structure that we are using to represent a derivation of a context free grammar. Right. Now how these derivation trees are useful in uh, in determining whether your context free grammar is ambiguous or not, so that we'll see in the next lecture. इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.